आज की डेट में सबसे ज़्यादा मुकदमे अगर किसी इंसान पे कानून को हाथ में लेने के दर्ज हो रहे हैं तो राजेंद्र हुड्डा जी पे हो रहे हैं। वो उन्होंने कानून को एक मजाक समझ लिया। अब मैं पैसे भी जो मांगे वो दे दूं, लेकिन मेरा 31 मार्च 2025 तक की अनुमति थी। अब वो अनुमति नहीं बढ़ी तो मैं 10 करोड़ रुपए कहाँ से दे पाता। कौन मांगे पीछे? राजेंद्र हुड्डा जी खुद मांगे था। खुद मांगे। मैंने आमने सामने पैसे मांगे। राजेंद्र हुड्डा जी लोकतंत्र के हिसाब से नेतृत्व करने लायक आदमी नहीं है। उनको एक व्यापार करना चाहिए जैसे वो पहले करते थे चुनाव लड़ने से पहले। उनको खाली उस जमीन से इंटरेस्ट है, नहीं तो समस्त तालाब के पास 5000 आदमी वहाँ पे चौक पड़ा है, वहाँ पे वो नमाज करने के लिए वो ब्याह शादी करते हैं, वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ सकते। हुड्डा का क्या लेना देना। लेकिन मुस्लिम समाज है वो अनपढ़ है, उनके अंदर शिक्षा का अभाव है, इसलिए उनको बरगलाना बहुत आसान होता है। अगर ये लोग सुनवाई नहीं कर रहे तो अगर मेरी FIR भी दर्ज नहीं करेंगे, ये मेरे मुकदमों में कार्रवाई भी नहीं होगी, तो मैंने आत्मदाह करने का निर्णय लिया। अगर आप झुंझुनू में अपने बच्चों के लिए अच्छी और किफायती शिक्षा की तलाश में हैं, तो भरोसा कीजिए ACI झुंझुनू पर। अनुभवी शिक्षकों के साथ मजबूत पढ़ाई और बेहतर मार्गदर्शन, कम फीस में बेहतरीन शिक्षा, यही पहचान है ACI झुंझुनू की। अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही जुड़े ACI झुंझुनू के साथ। हेलो जी नमस्कार, मैं पंकज और थे देख रहे हो झलको झुंझुनू। हाल फिलहाल में एक मामलों जो को देखने मिल रहा है काफी सोशल मीडिया पे कि जो नेरा पहाड़ है बिन लेके भी की जगह ने लेके और मोमडन लोग जगह भाई ही वह बड़े काफ़ी टाइम हर साल जी की ईद के मौके पर और नमाज पढ़ा करे हैं। और बड़े अपने साथ मौजूद ही श्याम जी कटेवा। और श्याम जी कटेवा को कहना है कि यह लीज मेरे अंडर है, काफ़ी सालों मेरे अंडर रही है और मैं सरकार ने को जो पे आउट है वो करूँ हूँ, हर साल करता आऊँ हूँ। इसके बावजूद पूरे नमाज पढ़ी जा रही है। और ये मामला लेके राजेंद्र हुड्डा जी भी पूरे पहुँचे हाँ, और क्या पूरा मामलो है, क्या पूरी घटना है और अनको के पक्ष है अब तारे तक पहुँचाऊँगा, तो वीडियो लास्ट तक देखना है, शेयर जरूर कर देना। श्याम जी सबसे पहले तो थाने झलको की तरफ बहुत बहुत राम राम। राम राम साहब। या बताओ के मामलो चल रहा है। काफ़ी 2-3 दिनों आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर न्यूज़ आ रही है कि भाई जो नेरा पहाड़ है बिन लेकिन नमाज अदा बड़े मोमडन लोग कर रहे हैं, हर साल करता हुए हैं और थे बड़े बन को विरोध कर रहे हो। के कुछ कारण है, किन कारण लेके थे बड़े विरोध कर रहे हो, क्या कुछ बात है? मेरा ये कहना है कि ये नेरा पहाड़ के अंदर जिसको ये लोग काना पीर भी बोलते हैं, मुसलमान लोग जो है उसको काना पीर कहते हैं, उसके अंदर मेरा लीज 1969 में मेरे जो पुराने लेसी थे एक सद्दीक खां जी उनके नाम थी। उसके बाद 1974 में उन्होंने जगदीश प्रसाद महाजन के नाम ट्रांसफ़र कराई। उसके बाद उन जगदीश प्रसाद जी के बेटे थे राम प्रकाश जी, उनके नाम 88-89 में लीज उनके नाम ट्रांसफ़र हो गई। और 2007 में मैं खनन पट्टा मेरी कंपनी के नाम ट्रांसफ़र हुआ जी, जिसका नाम जवान रॉकवर्स प्राइवेट लिमिटेड है। उस खनन पट्टे को 2007 से मैंने 26/12/2009 तक मेरे पास में सभी परमिशन थी, उसके तहत चलाया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि जो अरावली क्षेत्र जिसको मान रहे थे अभी तक उसकी परिभाषा नहीं है, उसके अंदर आगे फर्दर रिन्यूअल सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा तय होने के बाद ही रिन्यूअल या नवीनीकरण होगा जी। इस साल में 2010 में मेरा इसके अंदर जो ये खनन पट्टा है बड़े वाला जिस 100 हेक्टर का था पहले, अब घटाकर उसको मैंने 42 हेक्टर का कर दिया। लगभग 50 हेक्टर ज़मीन मैंने सरेंडर कर दी, क्योंकि चारों तरफ लोगों ने आबादी अवैध अतिक्रमण कर लिया और उनको देखते हुए मैंने कहा कि अपनी जीवन छोटा है, इसको छोड़ देते हैं एरिया को। लेकिन वहाँ भी संतुष्टि नहीं मिली लोगों को। पहाड़ के ऊपर तक आप बादलगढ़ देखोगे, सब लोग सरकारी ज़मीन को देखते हुए सब लोग उस पर अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं, जो आज भी लगातार जारी है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने भी 2010 में एक कमेटी बनवाई थी 2009 में जी, और उसमें कमेटी की जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई थी। उन्होंने भी उसमें माना कि इतना इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहा है और उसको देखते हुए उन्होंने कहा था हम फेंसिंग और चार दीवारी करवाने के आदेश देंगे। वो आदेश आज तक पेंडिंग है। उसी समय में इनके खिलाफ मैंने मुकदमा दर्ज करने के लिए बोला था। इन्होंने अवैध मस्जिद और जो निर्माण कार्य किए थे तो उनमें जिला कलेक्टर साहब ने शीश राम जी ओड़ा के कहने से उस फाइल को दबा लिया जी। वो फाइल आज भी मुकदमा दर्ज करने के लिए बोल रही है, लेकिन उन्होंने इनके पास जिन्होंने अवैध कब्जे किए उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं किए। अब उसी दरमियान मेरी लीज का अवधि समाप्त हो गई।
खनन कार्य करने की अनुमति अगले आदेश तक नहीं थी जी। तो मेरे पास में कोई चारा नहीं था कि मैं ज़्यादा एक्टिव होकर वहाँ पर काम कर सकूँ या मेरे पास में इतने आदमी रख सकूँ कि इन लोगों को मैं रोक पाऊँ। जी 2019 में ये खनन पट्टा फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से फिर नवीनीकरण हुआ 2025 तक के लिए। जी जी उसमें नवीनीकरण होने के बाद में ये लीज 2025 तक प्रभाव में खनन कार्य के लिए वापस आ गई। लेकिन स्टार्टिंग में कद रोकी गई ही 2007 में 2009 में 26/12/2009 को खनन कार्य एनवायरमेंट क्लियरेंस और लीज अवधि के अभाव में रुक गया था खनन कार्य। और उसमें खनन कार्य और लीज अवधि के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी कि जब तक अरावली की डेफिनेशन या सुप्रीम कोर्ट अनुमति नहीं देगा तब तक नहीं कर सकते आप खनन कार्य, ना ही अवधि बढ़ाई जाएगी। लेकिन 2019 में पार्लियामेंट में कानून पास हो गया जिसमें अवधि बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया था। तो उसमें मेरी लीज अवधि 31 मार्च 2025 तक बढ़ गई, उसमें सुप्रीम कोर्ट की सहमति से। उसके बाद मेरे को इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ता है। आजकल के कानून में बिना इन्वायरमेंट क्लियरेंस लिए आप खनन कार्य नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैंने राजस्थान सरकार में आवेदन किया स्टेट लेवल इन्वायरमेंट असेसमेंट कमेटी के पास। उन्होंने मेरे आवेदन को रिजेक्ट कर दिया बिना कोई कारण बताए। उसकी अपील मैंने एनजीटी में की, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल। वहाँ भी उन्होंने बिना कोई कारण बताए और सिर्फ ये कहा कि चूँकि ये खनन पट्टा अरावली में आता है इसलिए इसमें हम आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं देंगे। इन दोनों फैसलों की मैंने अपील माननीय सुप्रीम कोर्ट में की, जहां पे 10 जनवरी 2024 को मेरे पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों फैसलों को रद्द करते हुए एनजीटी और राज्य सरकार के फैसले को और मेरा जो आवेदन था इन्वायरमेंट क्लियरेंस को उसको प्रायोरिटी पे वापस डलवा दिया। जी उसके बाद मेरी जो नियमानुसार इन्वायरमेंट क्लियरेंस का प्रोसेस होता है उसकी पालना की मैंने और उसमें पब्लिक हियरिंग और सब कुछ जैसे नियमानुसार सारे कार्रवाई करके मुझे 25 जुलाई को इन्वायरमेंट क्लियरेंस जारी हो गई। जी और मैंने 23/8 से अन्य दूसरे डिपार्टमेंट, एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट और ये खान सुरक्षा निदेशालय और जो भी आवश्यक अनुमतियाँ थी सभी प्राप्त करके मैंने 23/8 से इसमें खनन कार्य शुरू किया। जी और जो बीच में राजेंद्र गुड्डा जी है उनका कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट ये था कि वो रॉयल्टी के उदयपुर वाटी में उनके ठेके उन्हीं के चलते थे, उनके आदमियों के चलते हैं। वो तो उनका ये इंटरेस्ट था कि आप अगर ये यहाँ पे चलाओगे तो आपको मेरे को जो उन्होंने डिमांड की थी मैंने उसके लिए मुकदमा भी दर्ज करा रखा है। आज भी 2 मुकदमे उनके इलीगल ट्रेसपास वहाँ पे जो बदमाशी की उन्होंने घुस के मेरे क्षेत्र में वो उनके मुकदमे आज भी लंबित हैं और उसकी मैं प्रशासन से बार बार कोशिश भी की है कि इसका डिस्पोजल हो। अब देखते हैं, प्रशासन ने कहा कि अब हम प्रायोरिटी पे इसको डिस्पोजल करेंगे। गुड्डा जी प्रति आरोप लगा रहा हो कि गुड्डा जी पर भी थे मुकदमे जो दर्ज करवाए गए, कि कुछ कारण रही है कि गुड्डा जी के ऊपर मुकदमे दर्ज करवाने का? राजेंद्र गुड्डा जी का व्यक्तिगत इंटरेस्ट ये था कि वो भी राजनीति में आने से पहले रॉयल्टी के ठेके उनमें लेते हैं। अब उन्होंने अपने स्वयं के नाम से नहीं लेके अपने परिवार या अपने दोस्तों के नाम से ले रखे हैं। चूँकि यहाँ पे झुंझुनू ज़िले में उदयपुर, अब झुंझुनू शहर में जो चेजा पत्थर आता था वो उदयपुर वाटी छापोली से आता था और वहाँ से लगभग 200-250 रुपये भाड़ा अतिरिक्त लगता है प्रति टन। तो यहाँ पे आके वो माल महंगा बिकता है, लोगों को महंगा मिलता है। अब झुंझुनू शहर का अंदर अगर मैं माल पैदा करता हूँ तो मेरा माल उनसे 250 रुपये टन सस्ता होता है और उनका माल बिकना यहाँ बंद हो जाता है। तो उनका वेस्ट इंटरेस्ट ये था कि ये अगर ये लीज चलेगी तो उनके ठेके और वो उनका माल यहाँ के नहीं बिकेगा। जी तो इसलिए उन्होंने मेरे को प्रेशर में लाने के लिए अनड्यू डिमांड की, मेरे से जो पैसे मांगे उसके लिए मैंने पुलिस में मुकदमा दर्ज करा रखा। राजेंद्र गुड्डा जी खुद मांगे। मैंने आमने सामने पैसे मांगे तभी मैंने उन पे लगाया और ऐसे मैंने किसी को बदनाम करने का मेरा कोई उनसे व्यक्तिगत ना राजनीतिक दुश्मनी है ना कोई पर्सनल दुश्मनी थी। लेकिन एक व्यापारी को अगर ब्लैकमेल करेंगे तो व्यापारी को तो फिर या तो प्रशासन के पास जाके गुहार लगानी पड़ेगी या सरेंडर हो। अब मैं पैसे भी जो मांगे वो दे दूं, लेकिन मेरा 31 मार्च 2025 तक की अनुमति थी। अब वो अनुमति नहीं बढ़ी तो मैं 10 करोड़ रुपए कहाँ से दे पाता? जी
मैंने कहा कि अगर चलेगी तो इसमें ये जो खनिज पट्टा होता है, इसमें खनिज में सबका हिस्सा होता है, प्राणी पशु पक्षी, सरकार का, जनता का, गरीब का, अमीर का, सबका होता है। आदमी दान पुण्य भी करता है, उसमें से कमाई में से किया जाता है। घर से आप घर बेच के किसी को ना तो रिश्वत दे सकते, ना दान पुण्य कर सकते, ना सरकार का तो राजस्व दे सकते। राजेंद्र जी गुड्डा की बात करा तो आज बड़ी दबंग छवि है बन की, और बन को चेहरों है जो काफ़ी सुर्खियाँ में रहे हैं, लोग बनने जाने हैं और लोगों की मदद भी कर रही। काफ़ी जगह आप सोशल मीडिया पे देखा और बण की छवि के ऊपर थे आरोप लगा रहा हो कि बण पैसा की मांग करिए, एक ऊपर थे कोई भी टाइम कोई परिवाद वगैरह FIR वगैरह भी FIR दर्ज करवाई है, नामजद FIR है मेरी। और उनकी छवि कैसी है वो मैं नहीं बोल रहा, लेकिन आपको पता होगा आज की डेट में सबसे ज़्यादा मुकदमे अगर किसी इंसान पे कानून को हाथ में लेने के दर्ज हो रहे हैं तो राजेंद्र गुड्डा जी पे हो रहे हैं। उन्होंने कानून को एक मजाक समझ लिया। उनका अभी 5-7 दिन पहले आपकी शायद इसी पे मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि मुकदमे जो जितने ज़्यादा मुकदमे होते हैं वो हिस्ट्री शीटर और ये कानून तो बोले मैं मरूंगा जब तक मेरे मुकदमे होंगे। तो जो आदमी कानून की इज्जत नहीं कर सकता, लोकतंत्र में जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको ऐसे ही मिसाल देनी चाहिए कि आने वाले समय में जनता को कानून का डर भी लगे और कानून से सुरक्षा भी महसूस हो। अब अगर कानून को हाथ में लेके आप कुछ भी करेंगे तो देश में अराजकता ही फैलेगी। मेरी नज़र में राजेंद्र गुड्डा जी लोकतंत्र के हिसाब से नेतृत्व करने लायक आदमी नहीं है। उनको एक व्यापार करना चाहिए जैसे वो पहले करते थे चुनाव लड़ने से पहले, वो ज़्यादा बढ़िया था। जनता को क्या समाज को व्यवस्था दे रहे हैं, कानून को हाथ में लेना, जहाँ कानून की परमिशन उनकी सबकी धज्जियाँ उड़ाना, ये कौन सा देश का लोकतंत्र है, कौन सा कानून है जिसमें ये मर्जी करेंगे। जो थे आरोप लगाया ही राजेंद्र जी पर भी बाद में परिवाद दियो भी को क्या कुछ निष्कर्ष निकल परिवाद देखो क्या होता है कि जो आदमी राजनीति में मंत्री लेवल तक पहुंच जाता है, जिन्होंने मुख्यमंत्री थे गहलोत जी, उनके भी लाल डायरी का जो आरोप लगा रहे थे, आज वो कभी मुख्यमंत्री जो वर्तमान मुख्यमंत्री को ही नहीं छोड़ते, वो उनके परिवार में मान लो या उनके समाज में मान लो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया है जो दिया कुमारी जी, उनके भी वो मान सम्मान कहाँ, वो ना औरतों का मान सम्मान करते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं। मैं आपको बहुत सारे वीडियो आपके झलकों में देखे जो औरतों को वो कुछ बोलते ही अब शब्द इस्तेमाल करने में उनको कोई दिक्कत ही नहीं महसूस होती। एक नेता को काम हुआ है, जो विपक्ष में नेता बैठे रहे को काम हुआ है आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना और सरकार को काम करवाना, ये एक अलग बात है। जो थारा मामला गाली निकालना, अब शब्द का इस्तेमाल करना, कानून को हाथ में लेना लोकतंत्र में कहीं भी विपक्ष में बैठे हो चाहे राज में बैठे हो कहीं भी उचित नहीं है मेरी नज़र में। बता रहे हो कि 2019 में परमिशन दे दी गई ही, और अभी जो मामलो है जो नमाज पढ़ने को मोमडन मुस्लिम नमाज के लिए मैं कहीं खिलाफ नहीं हूँ। ये मामला नमाज का नहीं है, ये मामला सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करने का है जो लगातार जारी है, और शेष बची हुई भूमि को उनका एक ही लक्ष्य है सुबह से शाम तक कि कैसे सरकारी भूमि को हड़प करके वहाँ मकान बना ले। उनको ये लगता है कि कभी भी जीवन में ये जगह खाली नहीं होगी, कि जो एक बार कब्जा हो गया तो वो हमारी है। वो अब उनको ये आज नहीं तो कल यहाँ भी कभी न कभी कानून का राज आएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी थी, वहाँ आज देखो कि कैसे सब लोग चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान वो सब कानून का सम्मान करने लग गए। मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कभी न कभी तो ऐसा समय आएगा जिस दिन कानून का राज चलेगा, उस दिन इनको भी ये जगह खाली करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी। मेरा ली खनन पट्टा चले ना चले ये सुप्रीम कोर्ट की डिसाइड करेगा या सरकार डिसाइड करेगी, लेकिन सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करने के लिए मैं मरते दम तक संघर्ष करूंगा। ये मैं किसी के नमाज के मंदिर मस्जिद के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सरकारी ज़मीन पर आप चाहे मंदिर बनाओ चाहे मस्जिद बनाओ वो अवैध है, और कानून ने सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर रखा है सरकारी ज़मीन पर कोई भी मंदिर मस्जिद नहीं बन सकता। तो जिन्होंने बनाए अभी वहाँ से बेडून विभाग के लगभग 300 बीघा ज़मीन यहाँ पर है, इसी काना नेरा पहाड़ जो इसको एक काना पीर बोलते हैं, उसमें उसके लिए शासन सचिव का माननीय जिला कलेक्टर साहब के पास खाली करा के कब्जे में देने के लिए उनका लेटर इनके पास बार बार आ रहा है जी। और जो ये लोग जो है उसको भी दबा के बैठे, प्रशासन है वो कैसे क्या अनुमति के लिए अभाव में है या किस में, लेकिन शासन सचिव का बेडून विभाग की तरफ से वो जो पुराना बेडून था वो मरु परियोजना अब उसका नाम
कुछ परिवर्तित हो गया, जी। लेकिन उसका पत्र है, मैं आपको उसकी भी कॉपी दूंगा। तो ये ज़मीन सरकारी है, झगड़ा कुछ नहीं है। मैं आज अगर वहाँ से लीज छोड़ के चला जाऊँगा, 5 साल बाद में वहाँ पे पूरे अवैध अतिक्रमण हो जाएगा टोटल। मैंने सरकार को यह आवेदन किया कि मैं चारों तरफ गैर मुमकिन पहाड़ या सरकारी ज़मीन है, इसका पहाड़ का सौंदर्यीकरण भी मैं करूँगा। खनिज पट्टा अगर मेरा चलेगा तो उसमें से जो भी मेरे पहली प्रायोरिटी पे मैं इस पूरे पहाड़ का सौंदर्यीकरण करूँगा और आगे सरकारी ज़मीन का अवैध अतिक्रमण रुके। उसके लिए मैं सरकार से बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप अगर सीमा ज्ञान करा दे तो मैं 4 दीवारी मेरे खर्चे पे भामाशाह के रूप में करने के लिए तैयार हूँ। अभी तो एक आरोप लगा रहे हो कि 50% भूमि पर जो को है अतिक्रमण हो चुकी है, ये के दावा पर की आधार पर ये आरोप लगा रहे हो। अगर ये दावा सही ही था तो फिर प्रशासन अभी तक आंख मूंदे क्यों बैठे हुए, ये पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? मेरे को लगता है कि सरकार के ऊपर जो हाकिम है उनका विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जो एकदम जो सिस्टम में जो पुराना वोट तंत्र के साथ में भीड़ तंत्र में कन्वर्ट हो गया, उसको चुनौती को स्वीकार करके और जो सरकारी हितों की रक्षा के लिए प्रशासन को जो उचित आदेश प्रदान करे। मुझे तो लगता है ऊपर के नेतृत्व के विल पावर की कमजोरी की वजह से ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों। लेकिन मुझे ये उम्मीद ज़रूर है कि आज नहीं तो कल जो मुख्यमंत्री लेवल पे या सरकार के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो ज़रूर अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए जो मुझे अभी आश्वासन दिया है कल जी 20 मार्च को, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम सरकारी ज़मीन को 6 महीने के अंदर कोई भी ज़मीन हो जी जो गैर मुमकिन पहाड़ की, वो 1968 का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके बाद किसी ने भी अवैध अतिक्रमण किया है वो सेटलमेंट से वो कॉपी निकला के और उन सबको खाली कराएंगे। इस वजह से मैंने एक दिन के लिए सरकार की भी, चूँकि देखो मालिक तो सरकार ही है जी, मैं तो वहाँ किराएदार हूँ, मैं किराया भर रहा हूँ 1968 से, लेकिन सरकार चाहेगी तो मुझे भी हटा सकती है वहाँ से जी। मैं कोई वहाँ पे स्थायी मैंने कब्जा नहीं कर रखा, मैं किराया दे रहा हूँ जब तक हूँ। जिस दिन सरकार मेरी लीज कैंसिल कर देगी मुझे वहाँ से हटना पड़ेगा। अभी तारो जो लीज को दायरो है कितनी जगह तारे सरकार ताने पट्टो दे रखे? लगभग मेरे पास में 3 खनन पट्टे हैं वहाँ पर, उनों का सबका मिला के 50 हेक्टेयर के करीबन मेरे पास है। 50 हेक्टेयर की ज़मीन बता रहे हो। जो अपनो मुस्लिम समाज है कई सालों लगातार बड़ी ईद को पर नमाज अदा करता रहे सर, 10, 20, 50 करते हैं, उनको खाली उस ज़मीन से इंटरेस्ट है। नहीं तो समझ तालाब के पास 5000 आदमी वहाँ पे चौक पड़ा है, वहाँ पे वो नमाज करने के लिए वो ब्याह शादी करते हैं, वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ सकते। पर इस जगह पे नमाज पढ़ने का उनका उद्देश्य जहाँ बकरी वो ये क्या मुर्गेर ये काट के उनके सारा गंदगी फैलाते हैं। अभी मैंने पिछली साल चलाई तो मेरे को 5 लाख रुपए उनको कचरे को सफाई करा के, वहाँ महामारी का खतरा, वहाँ पे अगर ये लोग साफ सुथरे रहेंगे तो उनके मोहल्ले में काम आएगा। मैं वृक्षारोपण कर रहा हूँ, मैं उखाड़ के थोड़ी ले जाऊँगा जी। सरकारी ज़मीन में वृक्षारोपण होगा, उनका पर्यावरण सुधरेगा। पर अगर वो उन पेड़ों को भी नहीं छोड़ेंगे तो वो उनका सिर्फ एक ही है लक्ष्य कि अगर पेड़ लग गए तो उस ज़मीन पे हम कब्जा नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो बार बार पेड़ उखाड़ते हैं। वो गुडा जी का कल का इंटरव्यू है, उसमें वो कह रहे कुछ पेड़ उखाड़ दिए तो क्या फ़र्क पड़ता है, साल में 2 बार लगाते हैं। पेड़ को बच्चे की तरह पालना होता है, पेड़ को बच्चे से ज़्यादा देखभाल करने पे बोले बात की कुछ पेड़ उखाड़ दिया। ये राजेंद्र गुडा जी का एक बात करा आप कि जब किसान आपके खेत में भी एक हरियो पेड़ काटे है तो बिकले भी सरकार की तरफ परमिशन लेनी पड़े पहले, बिका बाद में वो भी को पेड़ ने काट सके है, यूँ पहले वो कौन काट सके, खुद के खेत में हो, खुद की ज़मीन में ही हो। तो इतना पेड़ कितना पेड़ लगभग उखाड़ दिया गया? लगभग 150 पेड़ थे जियो टैगिंग किए हुए जी। वो मेरे कहने से नहीं होगा, वो जियो टैगिंग में फोटोग्राफ लेके है जी, वो सरकार के पोर्टल पे भी है। 2017 में इन्होंने रातों रात मुस्लिम लोगों ने उस ईदगाह को बनाने के लिए रात को खनन वो निर्माण कार्य करने की 4 दीवारी करने के लिए 3 घंटे में इन्होंने 6 फुट की, एक साथ में 500 आदमियों ने मिलके 6 फुट की दीवार खींची। मेरे को, मैं उस समय जयपुर रहता था, मैंने जयपुर से मुख्यमंत्री कार्यालय में संपर्क किया। रात को उन्होंने फोर्स भेज के जिला कलेक्टर महोदय ने, और पटवारी भी गए थे, तहसीलदार जी भी गए थे, पुलिस भी गई थी, वो नक्शा वो उसका निर्माण कार्य तुड़वाया और इनको पाबंद किया। लेकिन आज भी ये लोग कानून को कुछ नहीं समझते। वो ज़मीन पे इनको जाने से पाबंद किया हुआ है।
जी। मेरे अलावा इनको नगर पालिका को डिग्री के जिला न्यायालय द्वारा डिग्री के द्वारा स्थायी रूप से निषेधाज्ञा लगा रखी है उस खनिज क्षेत्र में प्रवेश करने की। आप किसी के घर में अगर 2 घंटे जाने से कब्जा नहीं होता है, लेकिन आपकी नीयत में खोट है, आप वहाँ पे निर्माण कार्य कर रहे हो और आप उसको डिक्लेयर करना चाहते हो कि हमारी ईदगाह है, वहाँ पे झगड़ा है। और इस चीज़ के अलावा आप अगर नमाज भी पढ़ रहे हो तो आपको पेड़ फाड़ने का किसने हक दिया? पर्यावरण सुधारने के लिए मेरे को जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस की मेरी कंडीशन है, उन पेड़ों को उखाड़ने मैं कैसे दूंगा? आप मेरे अगर आए हो, मेरे से अनुमति लेके आप मेरे यहाँ पे बैठे हो, आप अपने इंटरव्यू कर रहे हैं, आप 2 घंटे रहोगे, 6 घंटे रहोगे, कोई आप किसी की परमिशन लेके तो जेसीबी चलाओगे या उसके खेत में जाके जेसीबी चला दोगे? वैसे ही ये कानून में कहाँ से कानून सम्मत है क्या? कोई कहेगा कि ये कानून के अनुसार सही है? किसी के घर में बिना परमिशन उसकी कांटेदार बाड़ को तोड़कर उसके खड्डे खोदे पेड़ों के लिए, उनको बराबर करके, और आप पेड़ लगे हुए उनको उखाड़ के आप कहो हम नमाज़ पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ अगर मुसलमान असली हो तो उसके तो ये नमाज लागू ही नहीं होगी कि अवैध जो झगड़े करके और वो नमाज पढ़ेंगे। कहाँ उनको उनका अल्लाह? ये सवाल नमाज पढ़ने का नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए अगर वो कहें तो मेरे पास अभी आप 5000 आदमी ले आओ, मुस्लिम यहाँ पे रहते हैं, वो हम भी वहीं रहेंगे, वो भी यहीं रहेंगे, जितना हमारा उतना उनका भी है। लेकिन सरकारी ज़मीन को देखकर जो लोग बदनीयती से कि ये सरकार तो कुछ बोलेगी नहीं क्योंकि वोट चाहिए, जो भी नेता लोग जाते हैं उनको वोट चाहिए। सुमित्रा सिंह जी, ये टाइम से मैं देख रहा हूँ, उनको भी अगर मुस्लिम लोगों के वोट चाहिए होते तो वो कहते थे यार तुम श्याम सिंह कोर्ट में चला जा, बेटा तू कोर्ट में चला जा। मैंने कहा कोर्ट में क्यों जाऊँ? आपको ये आप न्याय की कुर्सी बैठे हो, विधानसभा अध्यक्ष थे, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि गलत वोटों के चक्कर में, सिर्फ ये लोकतंत्र नहीं भीड़तंत्र हो गया, वोटों के चक्कर में आप जो कानूनन सारी परमिशन लेके व्यापार कर रहा है, उस व्यापारी का अगर आप लोग सुरक्षा नहीं करोगे तो करोड़ों रुपए का राजस्व आता है। बंद में 1 करोड़ का आता है तो मेरी चालू रहेगी तो 50 करोड़ का रेवेन्यू है इसमें। जी बिल्कुल। जितना मेरे को परमिशन मिली है उसको अगर मैं चलाऊं तो 50 करोड़ सालाना। और ये पार्ट एक बात छोड़ो, आज आबादी तो दूर विस्थापित हो सकती है, अब हिंदुस्तान में पहाड़ गिने चुने बचे हैं और उसमें भी हर जगह पे अनुमति नहीं मिलेगी। ये पहाड़ के आज अगर ऑक्शन करे तो 5000 करोड़ का तो खाली ऑक्शन में ही पैसा आ जाएगा सरकार के पास। अगर इसको आबादी को 1968 की पोजीशन पे करे तो इसमें ज़्यादातर खनिज पट्टे इस एरिया में और आवंटित हो सकते हैं। झुंझुनू जिले की जनता को फ़ायदा होगा। इस पहाड़ का पत्थर पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे बेहतरीन है जी, और इसका पत्थर जो परमाणु भट्टियाँ बनती है उसके लायक है। इसकी उम्र है 1000 साल। इससे किसी गरीब का घर बने, किसी आम जनता का घर बने, उसका 10 पीढ़ी तक वो घर खराब नहीं हो सकता। इसके लेदरी वगैरह कुछ नहीं लगती इस पत्थर के। बेहतरीन पत्थर है ये जी। जो मैंने इसकी जांच कराई थी, जर्मनी में भी कराई, दिल्ली में भी कराई। तो आज मैं रहूँ ना रहूँ, हो सकता है मेरे पता नहीं कब कितने दिनों और कब सरकार का राम का राज का रास्ता सिर के ऊपर से जाता है जी। कब मेरी जगह कोई और दूसरा आ जाए। लेकिन ये खनिज पट्टा चलना झुंझुनू जिले की जनता के हित में है। यहाँ से लाखों करोड़ का राजस्व आएगा। इसके अंदर एक DMFT का फंड होता है, वो स्थानीय जनता के लिए होता है। अगर जनता जागरूक होगी और यहाँ के लोग चाहेंगे तो उससे उस DMFT से साल के 50 करोड़ रुपए तो यहाँ पे जनता को एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर ये खनिज पट्टा पूरी अपनी निर्धारित क्षमता के अनुसार चलता है, वो पैसा कहाँ जाएगा? झुंझुनू जिले के नगर पालिका क्षेत्र में ही लगेगा, क्योंकि ये भी तो नगर पालिका क्षेत्र में ही आता है। श्याम जी, जबकि आप पहाड़ के नीचे नेरा पहाड़ के नीचे ज़मीन बताओ, लगभग कितनी ज़मीन है जो सरकार की है और ये पहाड़ के अंडर में आवा है और जगह लोग बस रहे हैं कि बनकन कोई कागज़ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं? नोटेरी के आधार पे, नोटेरी पे मैं राष्ट्रपति भवन भेज सकता हूँ। अगर आप चाहो तो आपको मैं नोटेरी बना के दे सकता हूँ, मैं कलेक्ट्रेट की बना दूँ उसको। अगर जब तक सरकार सोई हुई है जी, मैं यही कहूँगा सरकार सोई हुई है। जिस दिन सरकार जगेगी ये सब खाली हो जाएंगे। इनके पास कोई अवैध कब्जे हैं, खाली अपने अवैध कब्जे को लीगल अमली जामा पहनाने के लिए एक दूसरे ने फर्जी नोटेरी बना रखी है कि मेरे पुराने ख़ानदान का था, मेरे कब्जे से था ये। बाकी कोई इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। 1968 की जो पोजीशन है उसमें जो है, अगर आप देखना चाहो तो पुराना सेटलमेंट के रिकॉर्ड का मैं प्रति आपको उपलब्ध कराऊंगा। ये यहाँ पे लगभग मेरे हिसाब से 100 से 125 हेक्टर एक मरुवेदना उद्यान है, मरुवेदना कुछ है, वो मरु अनुसंधान केंद्र 300 बीघा तो सिर्फ उसी की है, 300 बीघा पक्की जी। जो आप ये देखो कि जो उसकी ज़मीन कहाँ गई, वो
वो गायब हो गई। उसके अलावा जो गैर मुमकिन पहाड़ है, गैर मुमकिन पहाड़ ये लगभग 200 हेक्टेयर का था, कहाँ है वो? मेरे पास तो खाली 50 हेक्टेयर, बाकी कहाँ है? इसका मतलब उस पर अवैध कब्जे हैं। श्याम जी, अभी आप देखे हो कि हाल फिलहाल में जो अपने काटली नदी को जो पार्ट हो और भी पर अवैध कब्जा हा, काफ़ी सालों लोग बड़े बस रहे हा, और जब सरकार जागी तो पूरा कब्जा हटन लाग रहे हैं और अतिक्रमण हटाए जा रहे है। एक दिन जब सरकार जागेगी तो लगे कि वो मामलों भी है जो कोई दिन सामने उम्मीद पे दुनिया चलती है। मुझे जीवन में कभी मैंने नहीं सोचा था कि उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज है वो ख़त्म होगा, लेकिन जब वक्त आया तो उसको नेतृत्व करने वाला योगी बाबा बोलो, बुलडोजर बाबा, वो आया। आज वहाँ की जनता चैन की सांस ले रही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जो गुंडे थे, चाहे वो हिंदू थे मुसलमान, बराबर उनको वहाँ से यूपी से छोड़ना पड़ा। मुझे पूरी उम्मीद है आज नहीं तो कल राजस्थान में भी ऐसा कानून का राज जरूर स्थापित होगा, चाहे वर्तमान देर आए दुरुस्त आए, पर मैं पूरी उम्मीद लेके बैठा हूँ कि कानून का राज जरूर आएगा। और ये अतिक्रमण कर रहे हैं, इनको पैसा खर्च करके जो मेहनत कश इंसान है उनका हक खाने से रोका जाएगा। श्याम जी, तो बता रहे हो कि काफ़ी सालों में अतिक्रमण हो रहे हैं और आपने राजस्थान में आप देखा कि अमूमन सरकार जो चेंज होती रहे, एक साल बीजेपी, एक बार कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस या सरकार रहे, तो कणा आप एक सरकार ने दोस्त दिनों भी गलत रहेगू क्यों सरकार चेंजमेंट हुई है और हर सरकार के राज में और अनाउर अतिक्रमण थे बता रहे हो कि बढ़ता रही ही, तो क्या कुछ कारण है कि कोई भी कुंज जागे हो, कोई भी चीज़ ने लेके और कदे भी अवेयर क्यों नहीं हो कि अतिक्रमण क्यों हो रहा है और इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? जो लोकतंत्र में जो विकृति आ गई, लोकतंत्र में था कि आप जनता के हित के लिए लोग नेता चुनते थे और नेता सेवा करने के लिए आते थे, समाज की सेवा करने के लिए लोग नेता बनते थे। अब उसमें थोड़ा सा देश में 70-80 साल से इस लोकतंत्र में विकृति आ गई। हर चीज़ में जब समय होता है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर चुनावी रिफॉर्म्स होंगे और उसके अंदर जो मजबूत नेता, ईमानदार नेता आएंगे, जो जनता के हित के लिए काम करेंगे, जो इसको व्यापार नहीं समझेंगे, तो हर हालत में देश में रामराज आएगा। रामराज किसको कहते हैं? कि जो ऊपर बैठा है वो जनता के हितों के लिए, जनता के दुखों के लिए अपना जो कानून की ताकत है उसका इस्तेमाल करे। तो मैं तो उम्मीद लेके बैठा हूँ कि मेरे जीते जी ही शायद मुझे अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। श्याम जी, अभी तो मना करियो कि बड़े मेरे जो सरकार जो मेरा अंडर में जितनी जगह दे रहा है कि अभी पर मैं नमाज अदा कौन करने दूँ, और इकले कोई परिवाद वगैरह भी थाना में दियो है? जी जी, परिवाद दिया था और मैंने उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया। अब उसके बाद सरकारी मशीनरी जब एक्टिव हुई, मेरे को लगा कि अब सरकार पहले की तरह ईस हो रही है, यहाँ के जो 10 साल से अगर जो मैं बोल रहा था उसकी सुनवाई नहीं हो रही, तो मेरे को आखिर में लगा यार ऐसी ज़िंदगी से तो मरना बेहतर। तो मैंने आखिर में एक लास्ट में ये अंतिम ये था कि भाई चलो अपन मरेंगे तो कम से कम आने वाली पीढ़ी के लिए तो रास्ता खुलेगा। जैसे भरतपुर में एक ने आत्मदाह किया था, उसके बाद वहाँ पे बहुत सारा सुधार हुआ। वो जो चीज़ें नहीं, जो असंभव लग रही थी वही, तो मैंने आखिर में कहा कि ठीक है, अगर ये लोग सुनवाई नहीं कर रहे तो अगर मेरी FIR भी दर्ज नहीं करेंगे, ये मेरे मुकदमों में कार्रवाई भी नहीं होगी, तो मैंने आत्मदाह करने का निर्णय लिया। लेकिन सभी साथी और बोले मरने से किसी समस्या का समाधान नहीं, ये मुझे भी पता था कि बाद में संघर्ष खत्म हो जाएगा। तो पर उसी दरमियान जब सरकार के शायद उन्होंने, उनमें भी वो भी तो इंसान ही है, सरकार चलाने वाले भी, चाहे कलेक्टर हो, चाहे माननीय ये अपने न्यायालय हो, और चाहे ये इधर पुलिस हो, सभी में संवेदना तो सबकी होती है। उनको लगा कि शायद कहीं हद तक मैं सही हूँ और मेरी बात मेरे व्यक्तिगत हितों की नहीं है, ये समाज के लिए है कि आपको अतिक्रमण करने का, कोई भी इंसान को सरकारी ज़मीन को दबा के और उस पर घर या मंदिर या मस्जिद बनाने का हक नहीं है। उसमें आप मंदिर बनाओगे तो आपकी पूजा भगवान भी नहीं लेगा, तो और मंदिर मस्जिद बनाओगे तो आपको क्या लगता है कि आप किसी का दिल दुखा के वहाँ से आप दुआ ले लेंगे ऊपर से? देर सवेर आपको उसका नतीजा उल्टा ही मिलेगा। मेरा वहाँ पे कोई इरादा 1 इंच भी ज़मीन का अवैध अतिक्रमण स्वयं के लिए करना या मेरे ख़ानदान के लिए करने का नहीं। मेरे को जो सरकार ने हक दिया उसमें भी मैं दान पुण्य करने में भरोसा रखता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कि मैं मेरा घर भर लूँ। मेरे पिताजी ने मुझे यही सिखाया, बेटा जितना 2 टाइम की रोटी टाइम पे मिल जाए, और प्रॉपर्टी का अंत नहीं है, 1000 करोड़ कमा लेंगे तो भी 2 टाइम की रोटी खानी है। श्याम जी, बता रहे हो कि अभी
प्रशासन की तरफ हूँ और बड़े तन आश्वासन मिले है कि बड़ी नमाज इटाई इस साल अदा करी जा आगे के लिए कौन कौन थारे मिले है और क्या आश्वासन दिए गए हैं और क्या लगा आश्वासन उन्होंने तो सिर्फ इतना दिया है कि मैंने कहा कि जो मेरी आवेदन है अवैध अतिक्रमण के लिए पिछले 12-15 साल से जो मुकदमे के आदेश हुए हैं, जो अवैध अतिक्रमण कर रखा उनको अगर आप खाली करवाओ तो मैं भी मानवता मेरे में भी है कि मैं अगर ये मुस्लिम भाई अगर ये करें कि हमें एक बार नमाज पढ़ने के लिए अनुमति दे दो, और जिला प्रशासन ने बोला आप एक बार दे दो, तो मैंने सिर्फ एक बार के लिए दिए। अगर छः महीने में अगर उन्होंने मुझे समय दिया कि 6 महीने के अंदर अतिक्रमण सारा जो भी है सरकारी भूमि पे, चाहे गैर मुमकिन पहाड़ हो चाहे और भी अतिक्रमण है जो, वो सब हम 6 महीने के अंदर हटा देंगे। तो मुझे कोई ऐसा रीज़न नहीं लगा कि मैं उनको एक बार के लिए, या ऐसा कोई मुझे कारण नज़र नहीं आया कि मैं उनको एक बार मेरी स्वयं की कब्जे से जो भूमि पर मैं ईद की नमाज के लिए मना कर दूं। क्या लगे श्याम जी, जो सालों साल अतिक्रमण चल रहे हैं और आज प्रशासन आश्वासन दिए है कि 6 महीना आने वाला 6 महीना और जितने भी अतिक्रमण हटा दिए जाएगा, क्या लगे कि खाली एक प्रलोभन है या फिर आगे कार्रवाई हो पाओगी? उम्मीद पे दुनिया चलती है जी, और मैं सकारात्मक सोच का आदमी हूँ। मुझे लगता है कि 6 महीने बाद में भी मेरे पास और विकल्प जो आज अगर आत्मदाह करने के थे वो वापस फिर भी मेरे पास मौजूद है, और 6 महीने में अब के अकेला नहीं, अब के 100 को करूँगा एक साथ इकट्ठा। बात करें झुंझुनू के विधायिका की, बात करें झुंझुनू के मंत्रियों को बन को के कुछ कहना है? मुझे लगता है कि सर जितना गंभीरता से इन लोगों को, जनप्रतिनिधियों को अपने ज़िले के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। सबसे पहले साफ़ सुथरा प्रशासन, जनता को जो ज़रूरी चीज़ें उन पे ध्यान देना, उतना मेरी नज़र में नहीं हो रहा। सिर्फ वोटों की राजनीति ज़्यादा चल रही है। जो रियल में समाज के लिए जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करने चाहिए वो नहीं कर रहे। वो करते तो आज ज़िले का इंडस्ट्री इतनी खड़ी हो जाती, वो करते आज ये रेल, अब जो ये मोदी राज में आई ये रेल तो कभी आ जानी चाहिए थी। अपने नहर का जो कहते थे वो नहर कहाँ रह गई, पता नहीं कब की रह गई। यहाँ पे बहुत स्लो हो रहा विकास अपने ज़िले का। अपन सीकर से कंपेयर करें तो आज ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा जी। विकास यहाँ पे जितना होना चाहिए वो, मैं तो जनप्रतिनिधियों से, मैं तो हूँ नहीं, मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूँ भाई उनको भगवान सद्बुद्धि दे जनता के हितों के लिए। आपने ऊपर भी बीजेपी की सरकार है और झुंझुनू विधायक जी की बात करा, राजेंद्र जी भामू ही भी बीजेपी में ही, तो बनने भी थे अवगत करवाए हुए बारे में के कुछ बन को कहना है, क्या ओपिनियन है? देखो वो पहली बार चुन के आए विधायक, और इसलिए उनको इतना तो मैं नहीं कहूँगा कि माइन्यूटली वो गहराई में घुसे हुए। उन्होंने मुझे आश्वासन तो दिया लेकिन वो संतोषजनक नहीं था, क्योंकि उनकी राजनीति में इतनी पकड़ मजबूत नहीं है जितनी राजेंद्र गुड्डा जी कानून से ऊपर अपने आप को समझते हैं, उतना वो नहीं है। समय आने पे शायद वो भी अच्छा ही कर पाएंगे, हम तो यही सोचते हैं। किसी के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना किसी के पक्ष में बोल रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ जो मेरे से आमने सामने हुए हैं राजनीति में, और जो मुझे कोई अगर मुझे धमकी देकर अगर कहता है तो कि पैसा लेके ही तू व्यापार करेगा, तो मैं भी जाट समाज से हूँ। मेरे बाप ने फौज में नौकरी की, उन्होंने ये सिखाया बेटा सहमत प्रतिरोध करो। हो सकता मैं हार जाऊँ जी, और मेरे को जान से हाथ भी धोना पड़े, लेकिन मैं मैदान छोड़ के नहीं भागूंगा, सामने टक्कर लूँगा उनसे, और ज़रूरत पड़ी तो अगर उनके अगले चुनाव में जहाँ वो चुनाव लड़ेंगे मैं भी जाऊँगा उनके। श्याम जी, एक बहुत बड़ी बात कही थी कि विधायक जी राजेंद्र जी भामू ही बड़ू ज़्यादा पकड़ है जी की राजनीति का माँ और राजेंद्र जी गुड्डा की है, कि कुछ कारण लागे हैं कि जो पद पर रहता हुआ भी बन की ज़्यादा पकड़ है? उनकी पकड़ इसलिए देखो कि जो आदमी 20-30 साल से राजनीति में होता है तो वो घाघ हो जाता है, और उसको किसको कैसे दबाना है उसको हर जनता की वो नब्ज समझता है, कैसे वोटों को अपने को हासिल करना है। राजेंद्र जी गुड्डा का क्या लेना देना, लेकिन मुस्लिम समाज है वो अनपढ़ है, उनके अंदर शिक्षा का अभाव है, इसलिए उनको बरगलाना बहुत आसान होता है। अब वो अपने व्यक्तिगत हितों के लिए, चूँकि उनको पता है कि अगर ये मैं इनको साथ ले लूँगा तो मेरा वजूद बचा रहेगा, नहीं तो वो अपने क्षेत्र को छोड़ के क्यों आते। अगर वो वहीं चुनाव लड़ते पर उनको लगा यहाँ विद्रोह होगा, हारेंगे, तो इसलिए वो इधर आ गए।
तो अब जैसे है देर सवेर जो ऐसे दल बदलू है, कितने दल बदल लिए इन्होंने, और कई ये पाड़ा भी छोड़ के मैदान छोड़ के भग जाते हैं। हम झुंझुनू में थे 1968 से, यहीं रहूँगा, वह जीना यार मरना यार, इसके सिवा जाना का। नेता लोग ही बढ़ने थे, काफ़ी ट्वीट कर रहे हो और काफ़ी संदेह में बढ़ने देख रहे हो कि कुछ कारण नजर आ रहे हैं, आगे जाके थे भी कोई राजनीतिक सफर है, को कुछ करना ना हो। देखो, जब तक मेरा बस चलेगा मैं राजनीति में नहीं आना चाहता, लेकिन अगर जनता के हितों की आवाज़ के लिए, अगर मुझे जो मैंने 1990 में त्याग दिया था, पहले मैं राजनीति में, मेरे पिताजी सक्रिय राजनीति में थे, सारे नेता लोग उनके पास आते थे, उप प्रधानमंत्री देवीलाल जी से लेकर अपने सारे जो लोकल थे, नाथूराम जी, सुमित्रा जी, सब ये लोकल MLA भी, स्थानीय जो भी थे, ये सब मेरे पिताजी के पास में मीटिंग करने, चर्चा करने आते थे। लेकिन मुझे राजनीति में कुछ ऐसा लगा, कीचड़ लगा, दलदल, तो मेरे पिताजी के कहने के बावजूद मैं राजनीति में नहीं आया और मैं व्यापार में चला गया। लेकिन अब मुझे लगता है कि व्यापार करने के लिए भी आपको ईमानदारी से, बिना राजनीतिक संरक्षण अगर नहीं होगा, तो आप ईमानदारी से सभी काम सरकार के ईमानदारी से करके भी नहीं कर सकते जी। तो इसलिए अब ये निर्णय लेना पड़ेगा कि अगर ऐसे ही ये लोकतंत्र को भीड़तंत्र में कन्वर्ट रखेंगे तो फिर हमें भी कूदना पड़ेगा इसमें। अभी प्रशासन ने और जो जनता है झुंझुनू की, इनके मैसेज देना चाहूँगा कि कुछ खर्च इस मामले को ऊपर ले। मैं इस मामले में ये कहूँगा, किसी भी इंसान को अवैध ज़मीन पर कभी भी फलीभूत नहीं होगा, उसका आगे का आने वाली पीढ़ियाँ हैं उसकी ख़राब होंगी। सरकारी ज़मीन हो या किसी मजरूम की ज़मीन हो, मासूम की ज़मीन हो, उसका दिल दुखाकर कोई भी व्यापार करो या घर बसाओ, वो कभी नहीं बसेगा। सभी लोगों को अपनी मेहनत से कमा के घर बसाना चाहिए और मेहनत से घर बनाना चाहिए, और उसके लिए कोई सहयोग चाहिए तो सरकार की बहुत सारी स्कीम है, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बाकी अतिक्रमण करके किसी दूसरे का हक खाना आपको कभी जीवन में, देर सवेर आपके परिवार में, आपके ख़ानदान में बीमारियाँ आएंगी, विकृति आएंगी, और आप एक जो आपकी आने वाली पीढ़ी को विकलांग बनाएंगे। विकलांग बनाना है तो ठीक है, आप ज़मीन का पैसा इकट्ठा करते रहो। झलको